एस्पिरेंट हम सब बेस्ट रिसोर्स के तलाश में होते हैं, तो बहुत सारे टॉपर्स के रिकमेंडेशंस को देखकर मैंने भी अपने लिए मंगवा लिया है फोरम आईएएस का रेड बुक। हैव अ लुक एट दीज क्लिप्स where toppers like Garima Lohia ma'am and Ananya Reddy ma'am and even so many more toppers are talking about using these books as their resources. फोरम आईएएस की रेड बुक आती है जो मार्केट में अवेलेबल है। मैंने उस फोरम आईएएस की रेड बुक को एज अ बेस यूज किया था अपने डेफिनेशन और बेसिक थ्योरी को कवर करने के लिए। Forum IAS red books were something that I also used. For instance, for agriculture, that was one book that I used extensively. थोड़ा और इम्प्रूव करना है तो फोरम आईएएस की रेड बुक मिल गई थी बाजार में, वहाँ से वो ले ली। तो एथिक्स के लिए मेरे पास मेन सोर्सेज यही होते थे कि रेड बुक। जीएस बोर्ड में फोरम आईएएस की रेड बुक है, उसमें एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। एथिक्स के लिए फोरम्स रेड बुक। गाइस, मैंने अपने लिए मंगवाए थे ये बुक और मैंने कूपन कोड यूज किया था DKT, जिससे मुझे फ्लैट 1000 ऑफ मिला था। तो आप भी ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं अगर आपको भी 1000 का डिस्काउंट अवेल करना है तो। हेलो एवरीवन, मैं शेल्फ नंदिनी साहू और CGPSC 2023 की परीक्षा में मैंने 5वीं रैंक हासिल की है और मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपके समक्ष अपनी स्ट्रैटेजी और अपना जो संघर्ष है उसको साझा करना चाहती हूँ। मेरी जो जर्नी है उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। इसके पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहूँगी। मैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत बड़े साजापाली की निवासी हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा मतलब प्रारंभिक शिक्षा मैंने गांव के ही शासकीय विद्यालय से पूर्ण की है। इसके साथ मेरी जो स्नातक है उसको मैंने BSc कंप्यूटर साइंस में रायपुर के डिग्री गर्ल्स कॉलेज से पूर्ण की है और तब से ही मैं CGPSC की तैयारी में संलग्न हूँ। CGPSC में यह मेरा तीसरा प्रयास है। इसके पहले के जो अटेम्प्ट्स हैं CGPSC 2021 जो कि मेरा पहला प्रयास था, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था और फिर भी मैंने अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखी। परंतु CGPSC 2022 जो कि मेरा द्वितीय प्रयास था उसमें मैंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू दिया, लेकिन मुझे 182 रैंक जो है वो प्राप्त हुआ और कोई भी पद मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। तब मैं काफी ज्यादा निराश हो गई थी उस समय, परंतु तभी परिवार वालों के संभालने पे और उनके द्वारा विश्वास जताने पे कि आप कर सकते हो, उन्होंने मुझे बार बार विश्वास दिलाया, आप में कैपेबिलिटीज हैं, आप आगे करो, आप रुको नहीं। तब मैंने फिर से अपनी तैयारी शुरू की और तभी मैंने अपने बोर्ड पे लिख दिया कि मुझे अंडर 5 लाना है इस बार। फिर मैंने अपनी तैयारी फिर से की और CGPSC 2023 जो कि मेरा तीसरा प्रयास था उसमें मैं 5वां रैंक हासिल की। मैं आपके समक्ष अपनी जो डिटेल स्ट्रेटेजीज है उसको शेयर करूंगी। और शुरुआती दौर पे मैंने कोचिंग का सहारा लिया, लेकिन कोचिंग मेरे लिए काफी फ्रूटफुल साबित नहीं हो पाया था। तब मैंने सेल्फ स्टडी को चुना और बीच में कोविड आ जाने से घर जाना पड़ा और उस समय मुझे काफी निराशा हुई क्योंकि कोई भी मुझे गाइड करने वाले नहीं थे और ना ही मेरे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने CGPSC को ऑलरेडी क्रैक किया हो। तो मैंने जो टॉपर स्टॉक है उसको देखकर और यूट्यूब के सहारे और कोई भी जैसे टेलीग्राम के चैनल्स होते हैं उनके माध्यम से जुड़कर मैंने अपना एक स्ट्रेटेजी बनाया, अपना पाथ बनाया और बार बार उसको मैंने प्रयास किया। तो मैं आप लोगों को पता होगा कि CGPSC जो एग्जाम है इसमें 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में 2 पेपर हम देते हैं। पहला पेपर GS का होता है और दूसरा पेपर CSAT का होता है। तो GS में भी हमारे 50-50 क्वेश्चन जो है वो बटे होते हैं। 50 क्वेश्चंस छत्तीसगढ़ के होते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी पार्ट, छत्तीसगढ़ का भूगोल, इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, ट्राइब्स और पंचायती राज, ये सभी जो पोर्शन है वो उसमें आते हैं। और इंडिया GS की मैं बात करूं तो इसमें हमें डिसाइड करना होता है कि किसका कितना वेटेज है और उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना होता है। इंडिया GS में देखें तो मैंने अधिक फोकस प्रीलिम्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है उस पर किया, क्योंकि हर बार ये देखा गया है कि 8 से 10 जो प्रश्न हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं।
उसके बाद मैंने दूसरा वेटेज इंडियन ज्योग्राफी को दिया, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी मुझे पढ़ना पसंद भी था और मुझे जानना अच्छा लगता था कि क्या है कैसा है, और इसका वेटेज भी अभी हाई है। इसमें भी हमें 5 से 7 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के देखने को मिलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको प्रिफर किया, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने जो बर्णवाल सर की बुक है उसको प्रेफर किया, जो कि एनसीईआरटी का सार है। और हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हिस्ट्री में मैंने जो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है उसको मैंने प्रेफर किया। साथ ही ये कोर सब्जेक्ट है, ये तीनों मतलब इंडिया जीएस के कोर हैं। उसके बाद पेरिफेरल सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, या फिर साइंस एंड टेक का पार्ट है। साइंस एंड टेक को देखा गया है कि जनरली इसे जो रिसेंट डेवलपमेंट्स होती है उसको पूछा जाता है, तो आप इससे अवेयर रहें। प्रीलिम्स में जो मेन स्ट्रेटेजी है मैंने जो फॉलो की वो यही है कि सबसे पहले तो पीवाईक्यू देखना है, फिर बेसिक्स पढ़ना है पीवाईक्यू के आधार पे, और उसके बाद हमें टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना है। टेस्ट सीरीज के जो पेपर हैं उसको रिवीजन भी करना है, ये मेरा स्ट्रेटेजी रहा है। और साथ ही घर पे भी जो घटना चक्र होते हैं और एमसीक्यूज के अन्य बुक हैं उसको भी पढ़ना होता है, उसको लगाना होता है आपको डेडिकेटली। फिर मैं सी सेट की बात करूं तो सी सेट में हमको पता है कि उसमें हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, और थोड़े से एप्टीट्यूड के पार्ट होते हैं। तो मैंने इसमें अधिक फोकस जो है वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी पे किया, क्योंकि हिंदी और छत्तीसगढ़ी अगर हम सी सेट में अच्छे से कर लेते हैं तो ये हमारे जो मेंस है उसमें पेपर 1 जो कि 200 मार्क्स का होता है, जहाँ पे हिंदी का जो वेटेज है वो 100 मार्क्स का है, तो ये अच्छा हो जाता है नेचुरली। इसलिए आपको सी सेट को शुरू से ही अच्छे से करना है। मैं आगे मेंस के बारे में बताऊं तो मेंस में आपको पता है कि 7 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है वो लैंग्वेज का होता है, जिसमें हिंदी जो कि 100 मार्क्स का, इसके लिए मैंने विनय कुमार पाठक सर की जो बुक है उसको प्रिफर किया। फिर आता है छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी 50 मार्क्स का होता है, इसके लिए भी मैंने विनय पाठक सर की बुक प्रिफर किया। और इंग्लिश जो है वो 50 मार्क्स का होता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है इंग्लिश से हैंडल करना, क्योंकि इंग्लिश के हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो मैंने अपना एक बेसिक कर लिया कि मैं इतना कर लूंगी, अब इससे अगर मेरा 20-25 मार्क्स का हो जाए तो मैं हिंदी और मेरा जो छत्तीसगढ़ी है यहाँ पे मैं कवर कर लूंगी। इसके लिए मैंने जो स्पीडी पब्लिकेशन की बुक है पतली सी, उसको मैंने अच्छे से पढ़ लिया था। फिर आता है ऐसे, जो कि पेपर 2 है। तो पेपर 2 ऐसे काफी स्कोरिंग पेपर है। अगर हम मेंस में ही बात करें तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4, अगर ये तीनों पेपर को किसी ने अच्छे से कर लिया है तो उसे अच्छे रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में मुझे लगता है कि मैंने दोनों ही बार मतलब सीजीपीएससी 2022 और 23 दोनों में ही मैंने अच्छा स्कोर किया है। लास्ट ईयर मेरा 138 था और इस बार 135 है, जो कि मेरे जानकारी में ये हाईएस्ट मार्क्स है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने जो 4 महीने होते हैं उसमें मैंने कर लिया था कि हर संडे मुझे एक एसे लिखना है। तो एसे को मैं पूरा नहीं लिखती थी, मतलब पूरा थ्योरी फॉर्म में मैंने नहीं लिखा है उसको। जो टॉपिक्स होते हैं, मतलब कोई मेजर टॉपिक चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो इस बार आया था 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसको मैंने एक पेज में जो उसके सारगर्भित चीजें हैं उसको विभिन्न जो यूट्यूब हो गया या वेबसाइट्स होते हैं वहां से मैंने निकाल के उसको रख लिया ताकि वो मुझे रिवीजन में आसान हो। और मैंने काफी ज्यादा कोटेशंस का प्रयोग किया था, जैसे भी मेरा अम्बेडकर जी ने क्या कहा है उस पर। तो जब हम ये सब लिखते हैं तो मैंने ये गौर किया है कि हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे में आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। फिर आता है पेपर 3। पेपर 3 में 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि आपको पता है सारे पेपर्स जो है वो 200 मार्क्स के होंगे। पेपर 3 में पार्ट 1 जो है वो इंडियन हिस्ट्री है, पार्ट 2 आपका कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, पार्ट 3 जो है वो सीजे हिस्ट्री का पार्ट है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा पार्ट कितना स्कोरिंग है और वहां पे आप अपनी जो एनर्जी है उसको कितना लगा सकते हैं और उसका जो आउटपुट है वो कितना निकल के आएगा। तो मैंने इन तीनों में जो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का पार्ट है उसको मैंने अच्छे से किया और एक छोटा सा नोट्स बना लिया, लगभग 10 से 12 पेज का मेरा नोट्स रहा होगा, ताकि मैं उसको अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ। और इंडियन हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, आप सभी को पता है कि इंडियन हिस्ट्री जब हम लोग मेंस में पढ़ते हैं तो ये काफी बड़ा पार्ट हो जाता है। मतलब इंडियन हिस्ट्री का जो अकेला सिलेबस है वो एक तरफ है और बाकी आपके जो 7 पेपर का सिलेबस है वो एक तरफ है। तो आपको उसमें डिसाइड करना है कि आप
कहाँ पर कितना इनपुट देंगे और उसका जो आउटपुट है वो कितना निकल के आएगा। तो मैंने इंडियन हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको मैंने अच्छे से किया हुआ था। फिर आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आपका पॉलिटी का पार्ट। तो पॉलिटी जो है वो आपके प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में उसका वेटेज काफी ज्यादा है, लेकिन मेंस में इसका जो वेटेज है वो केवल 50 मार्क्स का है। तो आपको वहां पे मिनिमम इनपुट देना है और अपनी जो एनर्जी है उसको मिनिमम देना है। फिर आता है पेपर 4। पेपर 4 जो है वो ये कहा जाता है कि जो साइंस बैकग्राउंड है या मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए एडवांटेज है, वहीं जो आर्ट्स बैकग्राउंड होते हैं उनके लिए ये दिक्कतें पैदा करती हैं। परंतु ऐसा नहीं है। आपने 10th लेवल में, मतलब आप जब 10th तो पढ़े हैं, 9th और 10th में हम साइंस पढ़ते हैं, तो जो बेसिक्स है, बेसिक साइंस है, बेसिक मैथ्स है, वो आप कर सकते हैं। और इसमें भी जो अप्लाइड साइंस का जो पार्ट होता है वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो बिहेवियरल होता है, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। इसमें हमें पता है कि जो पार्ट 1 होता है वो उसमें साइंस में 3 पार्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। बायोलॉजी का जो पार्ट है वहां से क्वेश्चन भर भर के आता है। वही फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में ये डिसाइडेड है कि प्रकाश वाला जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आना है। केमिस्ट्री में डिसाइडेड है रासायनिक अभिक्रिया की दर वाला जो पार्ट है वहां से क्वेश्चन आना है। तो आप पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू के आधार पे ये डिसाइड करिए कि कहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी लगानी है। मैथ्स वाला पार्ट आता है पार्ट 2 में। तो मैथ्स में आप बेसिक्स कर लीजिए और उसमें आप एकदम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाइए कि केवल मैथ्स ही करना है बाकी नहीं करना है। मैथ्स को आप करिए, जितना आपसे हो सकता है आप करिए। हमें पता है कि जो इंजीनियर्स हैं वो तो कर सकते हैं, बट बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, इसमें इसको एक्सेप्ट करने में कोई गलती नहीं है। आप एक्सेप्ट करिए और जितना भी आपसे हो सकता है आप उसको करिए। अप्लाइड साइंस और कंप्यूटर वाला जो पार्ट है वो इस बार देखा गया है, काफी टफ था पेपर, और जो रिसेंट डेवलपमेंट होते हैं वहां से क्वेश्चन आए थे। तो आप थोड़ा नजर बना के रखिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको करिए। पेपर 5 की हम बात करें तो पेपर 5 में पार्ट 1 इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद वहीं पे सीजी इकोनॉमी के भी कुछ पोर्शन है, और पार्ट 2 जो है वो इंडियन ज्योग्राफी है, और पार्ट 3 जो है वो सीजी ज्योग्राफी है। अगेन आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे आप एनर्जी डाल सकते हैं अच्छे से और उसका आउटपुट कितना निकलना है। हर पेपर में जो पार्ट 3 है वो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है। तो छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में ऐसा है कि आप मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट आपको प्राप्त होता है। तो आप छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के जो जितने भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं उसको आप अच्छे से एक छोटा नोट्स बना लीजिए। ये भी आपको मतलब मैक्सिमम 10 से 12 पेज में आप कर लोगे, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में अच्छे से छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन को किया है, क्योंकि उसका वेटेज जो है वो 50% है, जैसा आपको पता ही है। उसके बाद आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी चूंकि आपने अगेन वहां कर लिया है प्रीलिम्स में, तो आपको मेंस में सिर्फ उसका छोटे छोटे मैप्स बनाने आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको बोल दिया है कि आप इस चीज को लोकेट करिए तो आप उसको फटाक से 10 सेकंड में आप एक मैप बना लिए छोटा सा और उसको लोकेट कर लिए। उसके बाद आता है आपका इंडियन इकोनॉमी का पार्ट। तो इकोनॉमी में आपको देखना है कि करंट में क्या चल रहा है, और करंट में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न बनते हैं और उसको आप करिए। छत्तीसगढ़ इकोनॉमी के लिए एक ही राय है, आपको इकोनॉमिक सर्वे जो है वो करना है। जो जो सिलेबस में लिखा है उन पॉइंट्स को आपको अच्छे से रेडी करना है। फिर आता है पेपर 6। पेपर 6 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में, क्योंकि आपने पेपर 6 को प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी। आपने फिलॉसफी नहीं पढ़ा है, आपने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा है, आपने छत्तीसगढ़ के जो पार्ट है आर्ट, ट्राइब एंड कल्चर, इसको तो आपने किया हुआ है और ये आपके लिए इजी भी है। आप इसका जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है वही आपको मेंस में भी पढ़ना है, और बस उसको अच्छे से लिखना है आपको। फिर बात आती है फिलॉसफी के लिए क्या करना है, क्योंकि फिलॉसफी जो है वो काफी चैलेंजिंग हो जाता है। मैंने इसके लिए अपनी समझ के अकॉर्डिंग नोट्स बनाया था। विभिन्न जो बुकलेट्स होते हैं, कोचिंग की मटेरियल्स हैं, उनको मैंने लाया और जहां से जो मुझे समझ में आ रहा है एक अपना समझ विकसित करके छोटा छोटा, अगर मुझे वहां पे लिख दिया गया प्लेटो का सद्गुण, तो उसको मैंने हाफ पेज में रेडी किया। ऐसे ही अगर बोल दिया है दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, तो उसको भी मैंने हाफ पेज में रेडी किया। तो आपको यही करना है कि आपको फिलॉसफी के लिए जो समझ में आ रहा है आपके समझ के हिसाब से उसको रेडी करना है। समाज शास्त्र का जो पार्ट है वो काफी इजी है और पतला सा, आप टूटेजा ट्यूटोरियल की जो बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं।
और इसमें ये काफ़ी स्कोरिंग भी है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो पेपर 6 जो है वो भले ही लगता है कि कठिन होगा, लेकिन अगर आप उसको एक बार रेडी कर लेते हैं तो इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। आप बार बार रिवीजन करेंगे तो अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं। पेपर 7 की बात करूं तो पेपर 7 में लास्ट ईयर मेरे काफ़ी कम मार्क्स रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं पोस्ट से चुकी थी लास्ट ईयर तो इसका सबसे बड़ा रीज़न था पेपर 7 और पेपर 3। तो पेपर 7 जो है वो लगता कठिन है, क्योंकि हम जब शुरू पढ़ते हैं तो कुछ भी समझ नहीं आता है। इसका जो पार्ट 1 है वो एक्ट वाला पार्ट है। तो एक्ट के लिए आप कोई भी कोचिंग का एक ले आइए बुकलेट, और उसमें जो बेसिक्स है उसको पढ़ लीजिए। फिर बाकी बाहर का जो आता है उसको आप भगवान भरोसे छोड़कर जा सकते हैं। पेपर 7 पार्ट 2, तो पार्ट 2 जो है वो IR से रिलेटेड होता है और स्पोर्ट्स होता है। तो जो स्पोर्ट्स वाला पार्ट है वो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा हमें नहीं पता होता है। तो आप जो बेसिक्स हैं जैसे क्रिकेट है और फुटबॉल है, यहाँ से प्रश्न तो हर बार देखे जाते हैं, तो आप इन्हें रेडी कर लीजिए। IR की बात करें तो IR में जो करंट में चल रहा है और इंडिया जहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा है, जैसे G20 हो गया या फिर सार्क हो गया, SCO हो गया, तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपको बेसिक करना है और साथ ही करंट करना है। पेपर 7 का जो पार्ट 3 है वो आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उससे रिलेटेड है। तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको जो बुकलेट अवेलेबल है उसको पढ़ना है, लेकिन आपको यहाँ पे अगेन आपको देखना है कि करंट में क्या चल रहा है। UGC द्वारा देख लो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। NCERT का आप देख सकते हैं कि क्या किया जा रहा है। जैसे NEP आया था, NEP के बारे में ऐसे भी आया था, तो उसको आपको अच्छे से करना है। ये हो गया पूरा ओवरऑल मेंस का स्ट्रेटेजी। मेंस में मैंने लास्ट ईयर से इस बार क्या अलग किया, तो वो यही था कि मैंने हर सब्जेक्ट के, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, मैंने छोटा छोटा नोट्स अच्छे से बना लिया था और मैंने उसको फिर बार बार रिविजन भी किया था। वो भी उस जो 4 महीने का समय हमको मिलता है वहीं पे। सब लोग बोलते हैं कि आप अगर नोट्स बनाते रहोगे तो आप पढ़ोगे कब, आप टेस्ट सीरीज में लिखोगे कैसे। बट मुझे ये रियलाइज हुआ है कि जब मैं वो जो 3 दिन एक पार्ट के लिए टाइम मिलता है टेस्ट सीरीज के समय में, तो वहाँ पे अगर मैं नोट्स बना लेती हूँ तो बाद में जो लास्ट होता है, जून का महीना है या मई का महीना है, वहाँ पे आपको अच्छे से समय मिलता है, आप उस नोट्स को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। फिर आती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो है वो सबसे अनएक्सपेक्टेड पार्ट होता है हमारे प्रिपरेशन में, जैसे कि आप सभी को पता है। इंटरव्यू में आपको कोशिश यही करना है कि आप नेचुरल रहें, आप जैसे हैं वैसे ही रहें, आपको वहाँ पे फेक नहीं बनना है। आप एक बेसिक जो अपने बारे में जानकारी है, जो डेफ होता है, डेफ के हर पॉइंट, चाहे वो नेम हो, फादर्स नेम हो या फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, आपकी हॉबी हो, हर चीज को अच्छे से आपको रेडी करना है। जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, तो इंटरव्यू ही एक पार्ट होता है जहाँ मुझे लगता है कि हम अपने बारे में जानते हैं। हम अपने बारे में नहीं जान रहे होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के स्टेज में, लेकिन इंटरव्यू में हमें ये जानकारी मिलती है कि मेरे नाम का मीनिंग क्या है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है और उस क्षेत्र में कौन से विधायक हैं, क्या है, कैसा है, हर चीज के बारे में। हमने ये देखा है कि मॉक टेस्ट में काफी परेशानी होती है। मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगी कि जब मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट किया, वो इतना गंदा था, मैं कह सकती हूँ कि मुझे ये रियलाइज ऐसा हो रहा था कि मैं सबसे मतलब यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें सबसे घटिया या सबसे मिनिमम क्वालिटीज वाली जो स्टूडेंट होंगी वो मैं ही होंगी, ऐसा मुझे लगने लगा था। पर मैंने अपना जो पहले के अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसको मैंने देखा तो लगा कि नहीं यार, मैंने कुछ तो किया था, तभी मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले थे। फिर आपको उसी कॉन्फिडेंट के साथ मैं वहाँ पे गई और फिर मुझे लगता है कि इस बार भी मेरे जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो इंटरव्यू के लिए आपको वही है कि आप एक बेसिक जानकारी रखिए, करंट थोड़ा पढ़ लीजिए और अपने बारे में जानकारी रखिए, हॉबी को अच्छे से आप करिए। प्रश्न यह था कि आपने 182 रैंक से 5वें रैंक पे जंप कैसे किया। तो मैं इस पर कहना चाहूँगी कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। आप अपनी जो कमियां हैं उस पर आप लगातार सुधार करिए।
जैसे कि हमें CGPSC द्वारा RTI प्राप्त होता है मेंस का, तो मैंने यही किया कि मेरी जो मेंस की कॉपीज है उसका मैंने हार्ड कॉपी निकलवा लिया, और साथ ही जो कुछ टॉपर्स हैं जिनकी मुझे लगा कि इनका जो नेचर ऑफ आंसर राइटिंग है वो मेरे आंसर राइटिंग से मैच होती है, तो मैंने उन टॉपर्स की जो कॉपीज है उसको भी हार्ड कॉपी निकलवाया, और मैंने देखा कि मैंने क्या कमी की है, कहाँ पे मैंने कमी की है। अपनी कमियों को मैंने लगातार सुधार किया है, चाहे वो आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो हो, या फिर ऐसे में प्रेजेंटेशन हो वो हो, या मैथ्स कैसे लिखना है, क्योंकि मैथ्स में मेरे साथ ये हुआ था लास्ट ईयर कि मैं अच्छे से, मतलब मुझे स्पेस बाउंड हमारा एग्जाम होता है तो स्पेस मैनेज नहीं कर पाई थी मैं। तो इस प्रकार मैंने लगातार सीखा, और हर स्टेज पे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, मैंने अपने तीनों ही स्टेज पे सुधार किया है। प्रीलिम्स में मैं देखूं तो लास्ट ईयर मेरे 113 नंबर आए थे, और इस बार मेरे जो नंबर है वो 154 रहे हैं। और इस प्रकार मेंस में मैं देखूं तो मेंस में भी मैंने हर पेपर में, चाहे वो पेपर 1 हो, 2 हो या 7 हो या 3 हो, मैंने हर पेपर में अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बदली, और मैंने देखा कि मैं और क्या कर सकती हूँ, क्या इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ। इस बार मैंने हर पेपर में जब मैं आंसर लिख रही होती थी, पेपर 2 ऐसे में भी मैंने फ्लो चार्ट बनाए हैं, मैप बनाए हैं, या पेपर 3 है तो पेपर 3 के इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है वहां पर भी मैंने कोशिश की है कि मैं कोई फ्लो चार्ट बना दूं या कोई ऐसा डायग्राम बना दूं। अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के मुझे लगता है कि हर जो क्वेश्चन है मैंने इंडिया और CG के मैप बनाए हैं। तो इस प्रकार मैंने लगातार सुधार किया है मेंस में। और इंटरव्यू में भी, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो या फिर वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो, तो मैंने हर चीज पे सुधार किया है। यही कहना चाहूंगी, अगर आपके पास किसी पद को प्राप्त करने की चाह है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। चाहे आपके समक्ष कोई भी चुनौती हो, आप बिल्कुल उसे पार कर जाएंगे। बस आपके पास सॉल्यूशन यही है कि आप अपनी जो असफलता है उसको आप असफलता के नजरिए से नहीं देखें, आप उसे देखें कि ये एक अवसर है, और अपनी असफलता को एक सीढ़ी माने आपकी सफलता तक जाने की। सेल्फ स्टडी या फिर ऐसे व्यक्ति जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि अवसर तो मुश्किलों के बीच ही पाए जाते हैं। अगर आप कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, आप काफी व्यस्त हो, आप जॉब में हैं, तो आपके लिए एक यही सजेशन है मेरे साइड से। अभी हमने देखा है कि हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति हो 80 साल का, हमने देखा है कि हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। और स्मार्टफोन में भी ऐसा नहीं कि आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप सभी इंटरनेट जब अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पीएससी की तैयारी भी अफोर्ड कर सकते हैं। इसके लिए आप YouTube चैनल्स हैं उसको आप ले सकते हैं सहारे। जैसे कि YouTube चैनल की मैं बात करूं तो आप स्टडी IQ देख सकते हैं, आप दृष्टि IAS देख सकते हैं, आप ध्येय IAS देख सकते हैं, और साथ ही छत्तीसगढ़ में देखें तो CGPSC ई पाठशाला है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल्स में मैंने फॉलो किया था काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें CGPSC फॉर यू या CGPSC ई पाठशाला और अन्य मतलब जो टेलीग्राम चैनल्स हैं वो आपके समक्ष हैं। तो आप अगर चाहेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कुछ गृहिणी होती हैं या कोई ऐसे स्टूडेंट जो एक वनांचल ग्राम से बिलोंग करता है, जहाँ वो मतलब शहरों में आकर के टेस्ट सीरीज भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आजकल ये हो गया है कि जो कोचिंग संस्थान है उन्होंने भी अपनी जो सुविधा है उसको उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू गाइडेंस हो, तो ये सभी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड हो रही हैं। तो आप बहाने छोड़िए, आइए और तैयारी करिए। आप इसके लिए सिलेबस जो है, आप सिलेबस का प्रिंट आउट तो आप बिल्कुल करा सकते हैं, आप कहीं पर भी रहें। सिलेबस आपके लिए गुरु है, आपको किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस आपके लिए गुरु है। आप सिलेबस का प्रिंट आउट करा के रखिए, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो भी, और साथ ही आप PYQ लेकर आइए। PYQ आप जो CGPSC की वेबसाइट है वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं, हर साल के जो पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है CGPSC पापा, आप वहाँ से 2012 से लेकर के 2023 तक के जो भी PYQ हैं वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और PYQ को और सिलेबस को आप अपना गुरु मानिए, और उसके जो हर पॉइंट है
जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसके आधार पे आप अपनी नोट्स मेकिंग करिए और बिल्कुल आप सफल होंगे। आप कहीं से भी रहिए, जहाँ चाह वहाँ राह, हम ये जानते हैं। मैंने भी सेल्फ स्टडी की है और जब मैंने सेल्फ स्टडी प्रारंभ की थी उस समय कोविड थी। मैं अपने घर में एक कमरे में बंद होकर मैंने अपनी तैयारी को प्रारंभ किया। तो मुझे लगता है कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप जरूर कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं ऐसी स्टूडेंट रही हूँ जिसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी के बारे में जो बेसिक डिफरेंस है वो भी मुझे नहीं पता होता था। राष्ट्रपति, राज्यपाल को मैं मिक्स करती थी कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो आप सोचिए, कम से कम आप मुझसे तो ऊपर हैं। तो बिल्कुल, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, अपने नेचर को समझना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ वर्थ को आप समझते हुए आप बिल्कुल सफलता की ओर चल सकते हैं।